नमस्कार दोस्तों। आज से हम 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ये ऐसे टॉपिक हैं तो जो यूपीएससी, बीपीएससी, आरओ हो या एआरओ हो या ऑल गवर्नमेंट एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप इन्हीं 200 टॉपिक को कवर कर लीजिए। 80% क्वेश्चन जो है इन्हीं 200 टॉपिक से आ जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। तो पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, इसका परिचय क्या है, ये विकसित कब हुई और इसके तहत क्या क्या इसमें धार्मिक स्थल कौन कौन से थे, इसमें इसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से सबसे अधिक उन्नत सभ्यता थी। कौन सी? सिंधु घाटी की सभ्यता। सन 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए एक सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई थी। अब सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं और उनके खोजकर्ता हैं और उनकी अवस्थिति यानी कि ये स्थल कहाँ पर स्थित हैं और इनमें किन स्थलों में किन किन चीज़ों की खोज हुई थी, इससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थल था हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता का खोजकर्ता थे दयाराम साहनी ने की थी 1921 ईस्वी में। ठीक है। हड़प्पा स्थल कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला, यानी कि पाकिस्तान का पंजाब प्रांत जो है वहाँ पर एक मोंटगोमरी जिला है। वहाँ पर रावी नदी के तट पर, सबसे महत्वपूर्ण है कि किस नदी के तट पर यह हड़प्पा स्थल स्थित है। रावी नदी के तट पर यह हड़प्पा स्थल स्थित है। ठीक है। और इसमें खोज क्या क्या हुई थी, क्या क्या खोजा गया था? मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ खोजी गई। ठीक है। मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियाँ खोजी गई, अन्नागार खोजा गया और बैलगाड़ी खोजी गई। ठीक है। दूसरा महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का स्थल है यानी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है। इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। कब किया था? 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ठीक है। यह कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लरकाना जिले में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? सिंधु नदी। सबसे महत्वपूर्ण है कि हड़प्पा में सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो स्थल जो है वो किस नदी पर स्थित है? वो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो से कौन कौन से साक्ष्य महत्वपूर्ण स्थल इस मतलब किसी मोहनजोदड़ो से कौन कौन से वस्तुएं प्राप्त हुई या क्या क्या चीज़ें प्राप्त हुई? सबसे पहले वे प्राप्त हुआ विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ, अन्नागार प्राप्त हुआ, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, पशुपति महादेव की मुहर प्राप्त हुई, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है। तथा बुने हुए कपड़े प्राप्त हुए। इतने सारे स्थल जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण और स्थल हैं, जैसे कि सूतकांगडोर। सूतकांगडोर के खोजकर्ता हैं स्टीन और उन्होंने 1929 में सूतकांगडोर स्थल की खोज की। यह पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान का दक्षिणी पश्चिमी राज्य है बलूचिस्तान, वहाँ पर ये सूतकांगडोर स्थल स्थित है।
ठीक है। और किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है? तो दास्क नदी, दास्क नदी के तट पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सूतकांगडोर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दास्क नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। महत्वपूर्ण खोज क्या क्या हुई थी सूतकांगडोर से? हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। अच्छा, यानी कि सूतकांगडोर स्थल जो है वो हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था ये सूतकांगडोर स्थल, ठीक है। अब अगला स्थल देखते हैं चहुंदड़ो। चहुंदड़ो जो है इसकी खोज की थी एन जी मजूमदार ने, एन जी मजूमदार ने सन 1931 में, 1931 में, ठीक है। यह कहाँ पर स्थित है चहुंदड़ो स्थल? यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है तथा सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु नदी के तट पर स्थित है, सिंधु प्रांत में स्थित है, ठीक है चहुंदड़ो। और चहुंदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ? चहुंदड़ो से प्राप्त हुए मनके बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त हुए। पहला प्राप्त हुआ था मनके बनाने की दुकानें प्राप्त हुई थी। दूसरा प्राप्त हुआ बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह प्राप्त हुए थे। कहाँ पर? चहुंदड़ो में, ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जैसे कि कालीबंगा। कालीबंगा के खोजकर्ता थे घोष और उन्होंने 1953 में कालीबंगा की खोज की थी, ठीक है। यह राजस्थान में स्थित है कालीबंगा और घग्गर नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई, ऊँट की हड्डियां प्राप्त हुई, लकड़ी का हल प्राप्त हुआ। अग्निवेदिकाएं, अग्निवेदिकाएं, ऊँट की हड्डियां, लकड़ी का हल, ये जो है इतना चीज कालीबंगा से प्राप्त हुआ, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण स्थल है लोथल। लोथल जो है वर्तमान समय में गुजरात में स्थित है। कैम्बे की खाड़ी के नज़दीक जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी, ठीक है। और लोथल के खोजकर्ता थे आर राव ने इसकी खोज की 1953 में, ठीक है। और लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ? किन किन चीज़ों की खोज की गई लोथल से? मानव निर्मित बंदरगाह था ये लोथल, उस समय का मानव निर्मित बंदरगाह था। और इस ये लोथल से ही गोदीवाड़ा प्राप्त हुआ, चावल की भूसी प्राप्त हुई, अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई, शतरंज का खेल भी लोथल से ही प्राप्त हुआ था, ठीक है। अगला कुछ महत्वपूर्ण स्थल है जैसे कि सुरकोतदा। सुरकोतदा की खोज करता थे जेपी जोशी, 1964 में इन्होंने खोज की थी। यह सुरकोतदा जो है गुजरात में स्थित स्थल है और यहाँ से घोड़े की हड्डियाँ प्राप्त हुई और मनके प्राप्त हुए, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण स्थल है बनावली। बनावली का खोजकर्ता कौन थे? आर एस विस्ट। आर एस विस्ट ने बनावली की खोज 1974 में की और ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और बनावली से मनके प्राप्त हुए, जौ की प्राप्ति हुई, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य यहीं से बनावली से प्राप्त हुए थे, ठीक है। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज की थी आर एस विस्ट ने ही 1985 में। 1985 में धौलावीरा की खोज आर एस विस्ट ने की थी। धौलावीरा स्थल जो है वो गुजरात में स्थित है, कच्छ के रण में। गुजरात में कच्छ के रण में स्थित है। और धौलावीरा से जल निकासी का प्रबंधन, इसकी व्यवस्था प्राप्त हुई और जल कुंड प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण स्थल थे जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए थे। अगला सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में नगरीय योजना और नगरीय विन्यास कैसा था। तो देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना और विन्यास कैसा था। तो हड़प्पाई सभ्यता जो है अपनी नगरीय योजना प्रणाली के लिए जानी जाती थी, ठीक है। जो नगर कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे, उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। मतलब जो नगर कुछ ऊंचाई पर स्थित होते थे वहां पर उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे तथा दुर्ग से नीचे निर्मित नगर जो होते थे वहां पर सामान्य लोग निवास करते थे, ठीक है। इस सभ्यता में ग्रिड प्रणाली मौजूद थी जिसके अंतर्गत सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, ठीक है। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। जली हुई ईंटों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की एक
प्रमुख विशेषता थी। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जल निकास प्रणाली बहुत ही प्रभावी थी। जल निकास प्रणाली हड़प्पा सभ्यता में बहुत ही प्रभावी थी। ठीक है। हर हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार होता था और एक आंगन भी होता था। ठीक है। हर छोटे और बड़े घर के अंदर स्वयं का स्नानागार होता था और एक आंगन भी होता था। लोथल और धौलावीरा में संपूर्ण विन्यास मजबूत और नगर दीवारों द्वारा भागों में विभाजित होते थे। दीवारों द्वारा, यानी कि ये दीवार है, एक नगर इधर नगर होगा और इधर भी नगर होगा। ठीक है। इस प्रकार से दीवारों द्वारा नगर जो है दो भागों में दीवारों द्वारा नगर जो है विभाजित होते थे। और ये देखने को कहाँ मिला है? लोथल में मिला है, धौलावीरा में मिला है। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कृषि कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं, जौ, सरसों, तिल, मसूर आदि का उत्पादन होता था। गुजरात के कुछ स्थानों से बाजरा उत्पादन के संकेत भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता के मनुष्यों ने सर्वप्रथम कपास की खेती का प्रारंभ किया। मुहरों और टेराकोटा की मूर्तियों पर सांड के चित्र मिले हैं। तथा पुरातात्विक खुदाई से बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। पुरातात्विक खुदाई जब हुई तो उससे बैलों से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। हड़प्पाई लोग कृषि के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। करते हैं। अब इसी कड़ी में देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है। अनगिनत संख्या में मिली मोहरें, एक समान लिपि, वजन मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार के महत्व के बारे में पता चलता है। यानी कि ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार को अधिक महत्व देते थे। ठीक है। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीप, शंख का व्यापार करते थे। पत्थर का व्यापार करते थे, धातु का व्यापार करते थे, सीप का व्यापार करते थे और शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। ठीक है। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं होता था। व्यापार की वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कि जो व्यापार होता था वो विनिमय प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद थी। ठीक है। दजला फरात नदियों की भूमि वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक संबंध थे। अब आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शिल्प कला कैसी थी। ठीक है। हड़प्पाई कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। यानी जो हड़प्पाई लोग थे वो कांस्य की वस्तुएं निर्मित करने की विधि उसके उपयोग से भली भांति परिचित थे। तांबा राजस्थान की खेतड़ी खान से प्राप्त किया जाता था। ठीक है। बड़ी बड़ी ईंट निर्मित संरचनाओं से राजगिरी जैसे महत्वपूर्ण शिल्प के साथ साथ राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता चलता है। मतलब राजमिस्त्री वर्ग के अस्तित्व का पता जो है सिंधु घाटी सभ्यता से ही चलता है। ठीक है। हड़प्पाई नाव बनाने की विधि, मनका बनाने की विधि, मुहरे बनाने की विधि से भली भांति परिचित थे। ठीक है। टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण शिल्प विशेषता थी। जो हड़प्पा के लोग टेराकोटा की मूर्तियों का निर्माण करते थे वो इनकी महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है। जौहरी वर्ग जो थे, ठीक है, सोने, चांदी और कीमती पत्थरों से आभूषणों का निर्माण करते थे। ठीक है। मिट्टी के बर्तन बनाने की विधि पूर्णतः प्रचलन में थी। मतलब सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो मिट्टी का बर्तन बनता है ये विधि यहाँ पर पूर्णतः प्रचलन में थी। ऐसा नहीं है कि ये लोग इससे अनजान थे। मिट्टी के बर्तन जो है इसकी विधि यहाँ पर पूर्णतः प्रचलन में थी। ठीक है। अब आइए देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के अंतर्गत संस्थाएं कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कम मात्रा में लिखित साक्ष्य मिले हैं जिन्हें अभी तक पुरातत्वविदों शोधार्थियों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है। एक परिणाम के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता में राज्य और संस्थाओं की प्रकृति समझना काफी कठिन कार्य है।
ठीक है। हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये अधिक महत्वपूर्ण है कि हड़प्पाई स्थलों पर किसी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, ठीक है। अतः हड़प्पा सभ्यता में पुजारियों के प्रभुत्व या विद्यमानता को नकारा जा सकता है, यानी कि इस पर ये नकारा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुजारियों का प्रभुत्व था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता अनुमानतः व्यापारी वर्ग द्वारा शासित थी। ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो व्यापारी वर्ग द्वारा शासित की जाती थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत धर्म कैसा था, धार्मिक विशेषताएं कैसी थी, ठीक है। टेराकोटा की लघु मूर्तियों पर एक महिला का चित्र पाया गया, ओके। इसमें एक लघु मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया था। महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया था, ठीक है। हड़प्पाई पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग पृथ्वी को उर्वरता की देवी मानते थे। पुरुष देवता के रूप में मुहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए थे, 3 श्रृंगी चित्र पाए गए थे। और देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा और उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र था। एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा और उनके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र था। इसको याद कर लेना जरूरी है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर 3 श्रृंगी चित्र पाए गए। देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा तथा उसके सिंहासन के पीछे भैंसा का चित्र बनाया गया था। उनके पैरों के पास 2 हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी जाती है। जो चित्रित भगवान की मूर्ति है उसको पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अनेक पत्थरों पर लिंग और स्त्री जनन अंगों के चित्र पाए गए हैं, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वृक्षों और पशुओं की पूजा किया करते थे, ओके। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो एक सींग वाला गैंडा था तथा दूसरा महत्वपूर्ण पशु था वो कुबड़ वाला सांड। अत्यधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त हुए, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत अधिक मात्रा में ताबीज भी प्राप्त हुए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ था। कुछ लोग पतन का कारण दूसरा बताते हैं, कुछ लोग पतन का कारण दूसरा बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि पतन किस प्रकारों से माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1800 ईसा पूर्व में पतन हो गया, परंतु इसके पतन के कारण अभी भी विवादित है। एक सिद्धांत यह कहता है कि इंडो यूरोपियन जनजातियों जैसे आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता पर आक्रमण कर दिया और उसे हरा दिया, ठीक है। यह भी कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र में अत्यधिक विवर्तनिकी विक्षोभों की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण अत्यधिक मात्रा में भूकंपों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। इसके कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। एक प्राकृतिक कारण भी माना जाता है, जैसे वर्षण प्रतिमान का बदलाव भी हो सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण, ठीक है। एक अन्य कारण यह भी हो सकता है कि नदियों द्वारा अपनी मार्ग बदलने से भी खाद्य उत्पादन क्षेत्रों में बाढ़ आ गई, इससे भी सिंधु घाटी का पतन माना जाता है। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उन सभी तथ्यों को इसमें कवर कर लिया गया है। इस टॉपिक से लगभग 2 या 3 प्रश्न या 1 प्रश्न तो जरूर रहता है किसी भी एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़िए। तो तब तक के लिए आप मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।